जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से जो है रिविजन जरूर कर लीजिएगा। इसको हो सके तो उसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपकी जो है 100% गारंटी है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं। यह राष्ट्रवाद कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ना, काफी VBI है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रख लीजिए। देखिए, इसका आंसर इस प्रकार देना है कि एक अप्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो ये क्या होता है? जनमत संग्रह कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, निरंकुशवाद जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार आने के चांसेस है। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और आपका सब्जेक्टिव में भी रहेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी राजशाही सरकारें को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अंततः केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देने हैं। अगला प्रश्न है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ होता है आजाद। ठीक है, याद रखेंगे, उदारवाद जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकाला जाता है, जिसका मुख्यतः अर्थ जो होता है वो आजाद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उदारवाद का जो अर्थ हुआ, व्यक्तियों के लिए आजादी, कानून के समक्ष विश्रब की बराबरी, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो इस प्रकार से दोस्तों उदारवाद का हम लोगों ने आंसर देखा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि कल्पनादर्श यानी यूटोपिया क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ना मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिखा होगा। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे और रूपक क्या होता है, इसको भी आप लोग मॉडल पेपर में देखे होंगे, आप लोगों ने तैयार किया होगा। ठीक है, तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार देंगे दोस्तों कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग जो है असंभव होता है, तो कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया कहलाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रूपक से आप क्या समझते हैं, या रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। दोनों क्वेश्चन एक है, सेम है। इसका आंसर एक ही आपको यहाँ पे लिख देना है। किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि जब किसी अमूर्त विचार यानी कि जैसे कि स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा अंकित किया जाता है, तो उसे जो है रूपक कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं। तो जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और मरियान, जर्मनिया और मरियान, ये वाला जो है ना 100% जो है रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव में 3 को क्वेश्चन कंफर्म देगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, अपना माइंड में खोस लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि जैसे फ्रांस में मेरियन एक नारी रूप था जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था, उसी प्रकार जर्मनिया भी एक नारी रूपक था। ठीक है, उसके बाद आगे लिखना है कि जिसे जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था, जर्मनिया, यहाँ पे क्या है, जर्मेनिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आगे लिखना है कि जर्मनिया जो है बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देने हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मरियान से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि मरियान एक नारी रूपक है, जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इस प्रकार से दोस्तों इसका उत्तर आपको लिख देने हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य देन क्या है। तो मुख्य देन क्या है बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार देंगे
कि फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 से लेकर 1815 तक चला था, ठीक है। तो आगे लिखना है कि फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर 1815 के द्वारा प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। इस क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नीतियां तय करेंगे। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति का मुख्य देने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देने हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव के उपन का जो है 3 कारणों का आपको वर्णन करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह ना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में ये भी जो है ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिए ये सवाल क्या है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि बाल्कन प्रदेशों में जो है राष्ट्रवादी तनाव जो है क्यों पनपा था। 3 कारण आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पैराग्राफ चेंज करते हुए आपको पॉइंट बाय पॉइंट 4 पॉइंट आपको बता देना है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो अपने पतन के कारागार पर था, ठीक है। दूसरा लिख देना है कि बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, यानी कि भारी जो है घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, दुश्मनी जैसे कह सकते हैं, ठीक है। आगे लिख देना है कि और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। तो ये जो है बाल्कन प्रदेश के जो राज्य है ना, वो एक दूसरे के साथ जो है भारी ईर्ष्या करते थे और वो चाहते थे कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाका जो है हथिया ले, ठीक है, यानी कि जो है धाक जमा ले ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में। तो इस प्रकार से वहाँ पे हड़दंग हमेशा मचे रहता था। तो अगला पॉइंट आपको लिखना है कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। और अगला पॉइंट लिख देना है कि इन सभी कारणों से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा है। इस प्रकार से दोस्तों आपको 3 से 4 पॉइंट में आपको आंसर लिख देने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वराज से आपका क्या तात्पर्य है। तो स्वराज का मतलब होता है दोस्तों अपना देश, यही समझ लीजिए, स्वराज का मतलब होता है अपना देश। और उसको परिभाषित इस प्रकार करना है, उत्तर देना है कि स्वराज का तात्पर्य एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जैसा कि स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेश में स्थापित है। साधारण भाषा में इसका अर्थ होता है स्वराज। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि यातना शिविर किन्हें कहा जाता है। आप मॉडल पेपर में भी पढ़े होंगे। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि एक प्रकार के जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है। उस शब्द को सुनकर गहन यातना और निर्मम अत्याचार की तस्वीरें मन में कैद आ जाती है। तो इसको जो है यातना शिविर कहा जाता है। यातना शिविर का आप शाब्दिक अर्थ में समझें दोस्तों, इसको आसान भाषा में कहें कि अगर आप कोई भी गलती नहीं किए हैं और आपको पकड़ कर जो है जेल में डाल दिया जाए तो उसी को हम लोग कहेंगे यातना शिविर। आप एकदम आसान भाषा में जो है आपको, अगर ये भाषा आपको याद नहीं है तो आपको ऐसा एकदम आसान भाषा में याद रखना है कि एक ऐसे कानून व्यवस्था जिसमें जो है लोगों को बिना जो है बिना गलती के जो है जेल की कैद में डाल दिया जाता है, उसको यातना शिविर कह सकते हैं। इस प्रकार से भी आप आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था, मॉडल पेपर में भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर में भी आप लोगों का आया हुआ है। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और आपका सब्जेक्टिव में भी खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड आपका एक तो प्रश्न दिया जाएगा, इसी प्रकार से रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो सबसे लिखेंगे खिलाफत आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आपको आगे लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट दर्शा देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर या ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शक्ति संदेश होती जाएगी। दूसरा पॉइंट देंगे कि खलीफा के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत
समिति का गठन किया गया। और आगे लिखेंगे कि मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ वार्तालाप की। तो दोस्तों और एक चीज मैं बता दूं, वहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव में ये क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व जो है किसने किया था। तो आपको याद रखना है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। इसको आप लोग हमेशा याद रखिए क्योंकि एग्जाम ये 100% दिया जाएगा, दिमाग में खोस लीजिए। देखिए अगला पॉइंट इसी का जो है दर्शाना है कि सितंबर 1920 में महात्मा गांधी सहित दूसरे नेताओं ने यह बात मानने की खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों खिलाफत आंदोलन का जो है मैंने पूरी तरह से संक्षिप्त में टिप्पणी आप लोग को दे दिया है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद पॉइंट में दर्शाएंगे कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के वैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी तब उसने वहां पर गोली चलवाई थी जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे, ठीक है। बहुत बड़ा धक्का लगा था उस दिन। आगे देखिए पॉइंट लिखना है कि इस हत्याकांड के पश्चात यानी कि इस हत्याकांड के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और इस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए गए थे। इससे महात्मा गांधी आज असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का जो है निश्चय लिया था। यानी दोस्तों यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें कि सैकड़ों व्यक्ति जो है मर गए थे, उसकी जो हत्या कर दी गई थी, इससे जो है और महात्मा गांधी और सत्यपाल कुचलू को जो गिरफ्तार कर लिए गए थे तो इसमें जो है तानाशाही पूरी तरह से होने लगी थी। और तब जो है भारतीय जितने भी व्यक्ति थे वे सभी जो है आंदोलन करने लगे और महात्मा गांधी ने बाद में निर्णय लिया कि नहीं अब जो है असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से निर्णय लिया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपको दे देना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे भारत भर में रोष की लहर जो है फूट पड़ी। इस प्रकार से दोस्तों आपको लिख देना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से हुआ है, ये आपको टिप्पणी बाय टिप्पणी आपको बता देनी है, ठीक है। पॉइंट में आपको आंसर लिख देने हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करें। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि सत्याग्रह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग था। इसमें यह विचार था कि यदि उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा सच्चा, तो यदि उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष न्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग समझ गए सत्याग्रह के विचार का अर्थ, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि महात्मा गांधी द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन। तो आपको इस प्रकार देना है कि गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह की तकनीक का सफल प्रयोग किया। तो किस प्रकार से किया है, चलिए आगे पॉइंट में हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो है 4 पॉइंट आपको देना है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे 1916 ईस्वी में उन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को 1918 में चंपारण के किसानों को कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 1970 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया जिसमें उन्होंने किसानों पर लगी लगान की वसूली में ढील दी जाने की आंदोलन किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और लगान लगने वाला भुगतान जो है अगले वर्ष तक जो है स्थगित कर दिया गया, ठीक है। इसको तीसरा पॉइंट में लिखेंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि पुणे 1918 यानी पुनः हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पुनः 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल श्रमिकों
की हड़ताल में हस्तक्षेप किया तथा उनके वेतन में वृद्धि करने की सहायता की और जिसके लिए उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू किया था। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है सत्याग्रह आंदोलन के बारे में लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर, देख सकते दिया गया है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देंगे कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके जो कि इस प्रकार है। तो पहला जो है पॉइंट में दिया गया है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार यह था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरी तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में देना है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी माध्यम वर्ग के हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा लोगों द्वारा चुनावों का बहिष्कार किया गया। यह हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट देना है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों कई पेंटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी कि विदेशी कपड़ों को जो है इकट्ठा करके उसको पूरी तरह से जला दिया गया। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख देना है। और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, लिखेंगे ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। इस प्रकार से दोस्तों असहयोग आंदोलन की जो व्याख्याएं हैं इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर दिया गया है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो इसका उत्तर इस प्रकार देने हैं कि 31 जनवरी 1930 की गांधी जी ने वायसरॉय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। दूसरा लिखेंगे कि गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। नमक कर को समाप्त करना महत्वपूर्ण मांगे थी। इसमें महत्वपूर्ण जो मांगे थी दोस्तों नमक यात्रा वाला में, तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण था नमक कर, यानी कि नमक पर जो कर लगा हुआ था ना उसको तोड़ना था। अगला पॉइंट आपको लिख देना है कि सफलतापूर्वक नमक यात्रा चलाकर वह नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अपनी वैश्विक ब्रिटिश सरकार को अपनी सत्याग्रह के तरीके से जवाब दिया। इस प्रकार से इसका जो है उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि रीडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था रीडर पेस्ट जो है एक संक्रामक बीमारी है जो पशुओं में फैलता है। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है कि पशुओं में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी जिससे 1890 के दशक में हजारों में अफ्रीका के पशु मर गए, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से आपका जो है उत्तर देना है। अगर मान के चलो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहता है कि रीडर पोस्ट क्या होता है, तो आपको देखना है कि संक्रामक बीमारी है। याद रखेंगे ये क्या है, संक्रामक बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 19 नंबर दिया गया, गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है। तो उसका उत्तर देना है कि गिरमिटिया मजदूर एक तरफ से कछुआ मजदूर होते हैं जो एक समझौते द्वारा मालिक रखते हैं जिसका एक निश्चित समय के लिए होता है तथा एक नए देश में काम के लिए लागू होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है कि जी समूह 77 यानी कि जी77 से आप क्या समझते हैं, या अर्थात जी77 से आपका क्या तात्पर्य है। दोनों क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, आपको उत्तर इस प्रकार देना है कि 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जो जी77 या जी समूह 77 के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अगला सवाल है कि आयात शुल्क क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जो है 2 नंबरिया में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूली किया जाने वाला शुल्क या कर आयात शुल्क जो है कहलाता है। इस प्रकार से उत्तर आपको लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि कॉर्न लॉ
की समाप्ति करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि कॉर्न लॉग वाला जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है VVI है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और दिमाग में खोस लीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहते हैं। इस कानूनों के द्वारा विदेशियों से खाद्य पदार्थों की आयात पर पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी के फलस्वरूप जब ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ने लगी तो उन लोगों में हाहाकार मच गई और विवश होकर सरकार को यह कानून हटाने पड़े। इन कानून के हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, खाद्य सामग्री सस्ती हो गई जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। दूसरा लिखेंगे कि जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहां के भूस्वामी बर्बाद हो गए। तीसरा पर लिखेंगे, बहुत सी भूमि उसर हो गई, यानी कि बहुत सी भूमि जो है पूरी तरह से बंजर हो गई और खेती करने वाले बहुत से किसान जो है बेरोजगार हो गए। अगला पॉइंट लिखेंगे कि ऐसे बहुत से गरीब लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगी जिससे शहरों की हालात भी काफ़ी खराब हो गई। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दे देने हैं किस प्रकार से जो है इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको इस प्रकार देना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। तो पहला लिखेंगे कि इस महामंदी 1929 से लेकर 1934 के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार के लिए कोई 50% की कमी आई। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्यों में कोई 7% गिरावट आ गई जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए। वे कर्ज के बोझ में दबे तले गए, यानी कि जो है वो जो है पूरी तरह से कर्ज में जो है पूरी तरह से दब गए थे। ठीक है, और अगला लिखेंगे कि छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से ना बच सके, उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। सरकार ने उनकी भूमि कर तथा अन्य करों में कोई कमी ना की। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेंगे कि 1930 में शुरू होने वाली सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और शांति का चित्र बन चुके थे। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिकुड़ने लगी, इसको याद रखेंगे। दुनिया जो है सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है व्याख्या करें। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि संसार की विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि। लिखेंगे 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था, लेकिन 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही बढ़े तो अमेरिका में एशिया होकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंची। तो इस प्रकार से दोस्तों 16वीं सदी में जो है दुनिया जो है सिकुड़ने लगी थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्तर लिख देना है। एकदम 3 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल दिया कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए गए। ये भी आपका 3 नंबर में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने उसकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेजी से कर दी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा स्पिनिंग जेनी मशीनों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको याद रखना है यह जो है कताई की प्रक्रिया में लाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। मैंने ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूरी तरह से बता दिया है। लगभग 200 क्वेश्चन से भी अधिक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तो आपकी तैयारी पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखना है स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य लेती थी, इस कारण मजदूरों की मांग जो है घट गई। ठीक है, आगे लिखेंगे बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त की थी। ठीक है, आशंका जो है पूरी तरह से बढ़ने लगी कि अब मेरा क्या होगा, हम तो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। इस प्रकार से आशंका होने लगी। आगे लिखेंगे जब उन उद्योगों में उस मशीन का इस्तेमाल किया गया, यानी स्पिनिंग जेनी मशीन का जब इस्तेमाल किया जाने लगा तो अनेक औरतों जो हाथ से
ऊन कताई करती थी, यानी कि जो है हाथ से जो है ऊन की जो कताई करती थी वो जो है उनको काम से हटाना पड़ा। इसी कारण महिलाएं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए और स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफी लंबे समय तक चलता रहा। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है इस क्वेश्चन को रट लेना है, रिवीजन कर लेना है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, 3 कारणों का व्याख्या करें। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से पश्चिमी एशिया के साथ साथ होने वाला व्यापार काफी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और मुंबई, यानी कि जिसको कह सकते हैं बंबई, नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया। किस प्रकार से पहुंचा? अब 3 पॉइंट में आपको आंसर देना है। देखिए पहला पॉइंट देंगे कि 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देना है कि इससे सूरत व हुगली दोनों पुरानी बंदरगाह कमजोर पड़ गए, जहां से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। नई बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखेंगे कि पुरानी बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों मुंबई, कलकत्ता का बढ़ावा महत्व अपनी वैश्विक सत्ता की बढ़ती ताकत का एक संकेत था। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक जो है हाशिए पर क्यों पहुंच गया था। आपको यहाँ पे कारण जो है 3 को दर्शा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है दिया गया है 27 नंबर की, नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन मदद करता है, कैसे? कारण बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI सवाल है, इसको आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए उत्तर इसका इस प्रकार देना है कि नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जब नई चीजें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार में फैलाने में और नए उपभोक्ता संस्कृति रखने में अपनी भूमिका निभाई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञापन नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन काफी मदद करता है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर जो है आपको लिखना है। अगला सवाल दिया कि विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन जो है क्यों बढ़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 100% जो है रिवीजन कर लीजिएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, माइंड में इसको रख लीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि लिखेंगे कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन जो है क्यों बढ़ा है? इसके अनेक कारण जो है इस प्रकार है। तो पहला कारण आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया था कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योगों को पनपने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पहला हो गया। दूसरा कारण बताना है कि इंग्लैंड में सरकार खाने निर्यात कि विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। तीसरा कारण बताना है कि एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीजें जैसे फौज के लिए वर्दी, बूट आदि बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार की सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए तो उसने नई जान आई, यानी उसमें जो है नई जान आई। और जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गया। इस प्रकार से जो है आपका तीसरा कारण बताएंगे। चौथा पॉइंट आपको लिख देना है कि पुराने कारखानों के साथ साथ जो है बहुत सारे नए कारखाने भी खुल गए, जिससे उद्योगपति को ही नई मजदूरों और कार्यक्रम को यानी कि कार्यकर्ताओं को भी
चांदी हुई, यानी कि आपको दोस्तों मतलब कहने का मतलब ये है कि मजदूरों का भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है फायदा हुआ, जो कार्य कर रहे हैं उसको भी जो है काफ़ी फायदा हुआ, उद्योगपतियों को भी काफ़ी फायदा हुआ, और उसमें क्या हुआ कि सभी का जो है वेतन बढ़ गए और जिससे उनकी जो है काया ही पूरी तरह से पलट गई। ठीक है, और पांचवा आपको जो है कारण बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार को फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी और अधिक बल देना शुरू कर दिया, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने का सुहागा वाली बात हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है मुख्य कारण आपको बता देने हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका जो है 5 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 29 नंबर दिया गया है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देंगे कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रचार या निम्नलिखित प्रकार से जो है मदद की। तो पहला लिखेंगे कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा लिखेंगे जहां, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऐसे काट दीजिए, एक शक्तिशाली माध्यम बन गया, जहां एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे जो है राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जन साधारण में जागृति का विकास हुआ। तीसरा लिखेंगे कि प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। और आपका जो है चौथा पॉइंट लिखेंगे कि मुद्रण ने जनसाधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा दी। अतः आपको लिख देना है कि अतः मुद्रण संस्कृति के विकास ने भारतीयों को आत्मगौरव और देश प्रेम की जागृत करके उन्हें स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार से दोस्तों आपको बताना है कि मुद्रण संस्कृति ने जो है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार से मदद की है। तो यह जो है सवाल आपका जो है 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, इसको माइंड में खोस लीजिए। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि 31 नंबर कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता और मुद्रण संस्कृति का प्रसार का क्या असर हुआ। ये जो है आपके एग्जाम में 3 नंबर का सवाल दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। पहला लिखेंगे अनेक लोगों को छापाखाने में काम मिला। दूसरा लिखेंगे सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्र या समाचार मिलने लगे। तीसरा लिखेंगे भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को जो है रोपण किया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 3 जो है पॉइंट में आपको आंसर देना है, क्योंकि इसमें 3 नंबर आपका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जिसका कि ये भी आपका 3 नंबर में सवाल दिया जाएगा। दिया गया है कि आपका पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं के ऊपर जो है किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा का मुख्य जो है विशेषताएं क्या है, यानी कि जो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी की आपकी मुख्य विशेषताएं आपको क्या क्या होता है वो आपको बता देना है। ठीक है, तो उत्तर आपको इस प्रकार देना है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। दूसरा लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और काफी उपजाऊ होती है। तीसरा लिखेंगे यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, या मृदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आपको यहाँ पे याद रखना है, महत्वपूर्ण मृदा है जो देश के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। इस प्रकार से दोस्तों आपको 3 पॉइंट देकर आपको आंसर कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, और इसमें जो है आपको मात्र 3 अंक मिलेगा। इसमें जो है ये 3 नंबरिया वाला सवाल है, इसको आप लोग रिवीजन कर लेंगे। चलिए अगला सवाल दिया गया कि भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये भी 3 नंबर वाला सवाल है। तो देखिए इसका जो उत्तर इस प्रकार देना है कि भारत में वन एवं वन्य जीवन के संरक्षण की आवश्यकता। तो इसका पहला लिखेंगे वन और वन्य जीवन संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। दूसरा लिखेंगे कि इनके संरक्षण से हमारे जीवन के साथ रखने वाले संसाधनों को बनाए रखा जा सकता है। जीवन साथी है, यहाँ पे लिखेंगे जीवन ये साथी है। संसाधनों में जलवायु तथा मृदा को शामिल किया जाता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखेंगे कि विभिन्न जातियों प्रजातियों में
गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए वनस्पति एवं वन्य जीवन की जोश विविधता को संरक्षित रखती है। चौथा लिखेंगे समुद्र में मछली पालन बनाए रखने में सहायता करती है। इस प्रकार से दोस्तों आपको 4 पॉइंट आंसर दे देने हैं 4 पॉइंट में, ठीक है। और इसमें जो आपका जो फुल मार्क्स रहेगा ना, तो इस क्वेश्चन में आपका जो है 3 अंक रहेगा, ठीक है। याद रखेंगे ये जो है 3 नंबर वाला है, इसमें मात्र 3 अंक दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, देखते दिया गया है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। इसके चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि जल दुर्लभता के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जब, यहाँ पे देखिए जब जो है जल प्रकृति का और समाप्त होने वाला उपहार है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल जो है यहाँ पे चाहे यहाँ पे क्या अनवीकरणीय कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जल जो है प्रकृति का और समाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी और समान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार जो है नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी के इस समस्या को, जल की कमी की जो है इस समस्या को ही जल दुर्लभता कहते हैं। उसके बाद इसका कारण बता देंगे कि जल दुर्लभता का कारण क्या है। तो आपका जो है यहाँ पे 4-5 पॉइंट में आपको आंसर देना है। तो लिखेंगे पहला कि संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उतना 2.5% ही मीठे पानी है। इसमें से जो है जल का कोई 70% भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। ये पहला हो गया। दूसरा देना है कि निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। ये दूसरा हो गया। तीसरा देंगे कि जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं, जब हम खेती के लिए पानी की जो है आवश्यकता से अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं तो पानी की जो है काफ़ी कमी हो जाती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिखेंगे कि नित्य प्रति बालाजी वाले, ठीक है, उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। कई उद्योगों जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में जो है पानी की बड़ी खबर हो जाती है, यानी कि यहाँ पे बड़ी खपत हो जाएगी, बड़ी खपत हो जाती है। इस प्रकार से पानी की कमी होती है। और अगला पॉइंट लिखेंगे कि शहरों के निरंतर बढ़ने से भी पानी की वक्रता बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है 5 पॉइंट आपको दर्शा देने हैं कि जल दुर्लभता का कारण किस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां जो कि इस प्रकार है। पहला लिखेंगे तापमान। तो लिखेंगे जब, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ये जो है जब शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय बंद फल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो गेहूं है ना, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट से लिख सकते हैं कि गेहूं जो है, यहाँ पे क्या होगा, ये गेहूं शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए जो है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है, ठीक है। और अगला लिखेंगे वर्षा। तो वर्षा में क्या लिखेंगे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। ये दूसरा लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे गेहूं की फसल के पत्ते समय बदलते रहित, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है पकने समय, यहाँ पे लिखेंगे पकते समय, गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। चौथा लिखेंगे गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार आदि के क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है 4 पॉइंट में आंसर लिख देना है। इसमें जो है ना आपका जो है 3 अंक मिलने वाला है, ठीक है। 3 अंक में ये जो है यानी कि इसका जो फुल मार्क रहेगा 3 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। ये काफ़ी VBI, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए अगला सवाल, इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर इस प्रकार देना है कि खनिजों को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है। खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की 3 विधियां क्या है। पहला लिखेंगे खनिजों का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। दूसरा लिखेंगे खनिजों को बचाने के लिए अपने स्थान पर अन्य वस्तुओं, यानी कि जो उनका स्थान है, खनिजों का जो स्थान है उसके स्थान पर जो है अन्य वस्तुओं का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए।
तीसरा लिखेंगे जहां जैसे संभव हो धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे लोहा को जो है पिघलाकर जो है लोहा बनाना, सोने को गलाकर जो है, ठीक है, सोने को गलाकर सोना बनाने, इस तरीके से जो है चक्रीकरण का जो है हम लोग प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है आंसर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य जो है उज्जवल है, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और जब हम एग्जाम भी दे रहे थे ये क्वेश्चन मेरे में भी आया हुआ था, और उसके बाद जो है आप लोगों का लगातार जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस बार आने का पूरा चांसेस है। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि भारत एक उष्णकटिबंधीय या गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार जल लगभग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अनुसार जब लगभग 200 मेगावाट प्रति वर्ष किलोमीटर प्रति वर्ष है। दूसरा लिखेंगे कि भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश के सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि भारत में जो है सौर तकनीकी भी उपलब्ध है, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर प्लेट कहते हैं ना, तो वही हो गया ना, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोवोल्टाइक, जिसको फोटोवोल्टाइक तकनीक भी हम लोग कहते हैं। तो आगे अगला पॉइंट लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। और अगला लिखेंगे कि जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, वहाँ सौर ऊर्जा एक नवीकरण स्रोत है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। और अगला जो है चौथा पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखेंगे कि सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने और सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए जो है सोलर का जो है उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में जो है सौर ऊर्जा का भविष्य जो है वो उज्जवल है, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है, इसमें आपको जो है 5 अंक मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करें। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है, इसके पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क आपको देना है कि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में अहिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का महत्व ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और यह लोग डरे से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं। इस प्रकार से दोस्तों सत्ता की साझेदारी को आप लोगों को लिखना है कि सत्ता की साझेदारी से कैसे जरूरी है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर लिख देना है। और दोस्तों साथ ही आप याद रखेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, या सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, उस क्वेश्चन को भी आप लोग एग्जाम के लिए जो है रट लीजिए, क्योंकि वो जो है 2 नंबर वाला सवाल है, वो एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। इसका आंसर देना है कि समवर्ती सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिनका संबंध दोनों केंद्रों और राज्य सरकारों से होता है। इन विषयों की गिनती कोई 45 के लगभग है, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखना है कि जिनमें से मुख्य दीवानी एवं फौजदारी, कानून, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा व बिजली एवं श्रम संगठन आदि। इन विषयों पर दोनों तथा राज्यों की सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विवाह के समय केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस प्रकार से दोस्तों समवर्ती सूची का जो है आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ये काफी वीवीआई सवाल है, और इसके बाद जो सवाल सब मिलने वाला है ना, वो आपका 5 अंक वाला सब मिलेगा, और वो गारंटी है वो आने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर देना है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। तो पहला लिखेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक संगठन है वह किसी विशेष वर्ग
के समान हितों को लेकर चलता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के समान हितों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा लिखेंगे कि दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्ति करना होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि दबाव समूह एक छोटा संगठन होता है, जबकि राजनीतिक दल एक बड़ा संगठन है। तो चौथा लिखेंगे कि दबाव समूह का उद्देश्य किसी खास समूह या मुद्दे तक सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य जो है व्यापक होता है, यानी पूरी तरह से विस्तारपूर्ण होता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि दबाव समूह सरकार के संगठन के बाद अपना कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल सरकार बनने के पहले तथा बाद दोनों स्थितियों में जो है कार्य करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर आपको स्पष्ट कर देना है, बता देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है दिया गया है 40 नंबर कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है, किन्हीं चार का वर्णन करें। तो राजनीतिक दल के जो कार्य है ना उसको आपको पूरी तरह से बताना है, इसके चार जो है जो कार्य हैं उसको आप लोग अच्छे से वर्णन करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इस प्रकार देना है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य। पहला है चुनाव लड़ना। तो चुनाव लड़ना किसका डिफिनेशन देना है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्य तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके, यानी कि क्रियान्वित मतलब क्या होता है कि वो चुनाव अपना जो है जीतने के बाद वो अपना शासन व्यवस्था कायम कर सके और अपना जो है कार्य कर सके। ठीक है, आगे लिखना है, दूसरा पॉइंट देना है। दूसरा कार्य जो है सरकारी नीति की दिशा निर्देश। तो इसका जो है लिखेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। तो इसका पॉइंट लिखेंगे कानून निर्माण। लिखेंगे राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका के राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है, जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, जो चौथा कार्य है लिखेंगे कि सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। लिखेंगे चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है चार कार्य को जो है आपको बता देने हैं कि राजनीतिक दल के जो है ये मुख्य जो चार कार्य है इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 41 नंबर है। देखिए दिया गया है कि लोकतांत्रिक में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत निम्न कारणों से है। पहले लिखेंगे पहला पॉइंट कि विश्व में बड़े बड़े देश जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इन बड़े देशों में एक व्यक्ति द्वारा शासन सचिव नहीं है, इसलिए कोई लोगों के समूह मिलाकर शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करने के लिए राजनीतिक दल की जरूरत होती है। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मतों द्वारा शासन वर्ग का चुनाव होता है। इसके लिए एक वैश्य प्रांत को कई चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। राजनीतिक दल ही चुनावों को जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा कारण आपको बताना है कि राजनीतिक दल में एक विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं जो चुनाव में बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं और पूरे कार्यकाल तक शासन करते हैं। लेकिन अगर विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से जीतकर सरकार का गठन करते, यदि उनमें कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता तो उनके द्वारा गठित सरकार क्षणिक ही होती। ऐसी स्थिति में प्रभावी राजनीतिक दलों की जरूरत होती है जो सत्ता में आने पर ठीक से सरकार संचालित कर सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को प्रभावी और गणित बनाने के लिए, यानी गणित मतलब गुणवान बनाने के लिए राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिख देने हैं। ये जो है आपका आंसर में इसका अगर पूरी तरह से लिख देते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है।
तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इस प्रकार दे रहा है कि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं छिपी हुई है। तो पहला देखिए कैसे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करते हुए कि यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे कि यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदार से काम करती है, लोगों के हितों का ध्यान रखती है। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकते हैं। ये दूसरा हो गया। और आगे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है। जब भी सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है क्योंकि उसकी वैधता जो है समाप्त हो जाती है। अगली सरकार तब ही अस्तित्व में आती है जब वह अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है। बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई भी नई सरकार नहीं बना सकती। यही चुनाव प्रक्रिया सरकार की वैधता पर मुहर लगाती है जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर यानी कि लोकतंत्र में किस प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, उत्तर आपको यहाँ पे लिख देना है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इसमें जो है आपको 5 नंबर जो है मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। तो पहला लिखेंगे जो कि पहला विशेषता हो गया कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्य हैं, देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले विश्वास पूर्ण करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि लोकतंत्र का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, यानी कि जब हम चाहें अपनी सरकार को जो है बदल सकते हैं। ठीक है, तीसरा लिखेंगे कि लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध है। चौथा विशेषता लिखेंगे कि चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए जो है काम करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों 4 मुख्य विशेषताएं आपको बता देने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया कि भारत को हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कह सकते हैं। तो उसका उत्तर देना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही चल सकता है जहां थोड़ा क्षेत्रफल और कम जनसंख्या हो, लेकिन भारत एक विशाल देश है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है। पूरे देश के लोग किसी एक स्थान पर बैठकर कानून नहीं बना सकते या फैसले नहीं ले सकते हैं। इन दिनों वोटरों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, लोगों की आवश्यकताएं और समस्याएं भी बढ़ गई है, साथ ही सरकारी मशीनरी भी जटिल हो गई है। ऐसी स्थिति में भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना ही हितकर होगा। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो कानून बनाते हैं और फैसले लेते हैं, इसलिए भारत को अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है या कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आपको जो है लिख देना है। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरा का पूरा ऑल टू ऑल जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना, पूरा सामाजिक विज्ञान का जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी आई है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन भी जरूर करते जाइएगा। आगे देखिए लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है, कारण दें। तो देखिए इसका आंसर देंगे कि कानून बनाकर राजनीतिक को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी वांछित चीजें खत्म कर देंगे। यह सोच भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगान लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरण को
हतोत्साहित और अच्छे काम काज के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आगे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि कानून बदल लाभ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कानून जो है लाभ करते हुए इस बात पर जो है गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीतिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दोस्तों मान के चलो कानून जो है अगर बदलाव करते हैं, क्या होता है कि कानून अगर बदलाव करते हैं तो इस बात पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार करना होगा कि इसकी जो है राजनीतिक पर तक कोई असर नहीं हो रहा है, क्या राजनीतिक पर इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, इस पर पूरी तरह से गहन से जो है गंभीरता से करनी होगी। और कई बार परिणाम जो है एकदम उल्टे निकलते हैं, जैसे कई राज्यों में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को जो है पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई, जबकि ऐसा करने के पीछे एक मानसा ना था। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसा करने से कोई मानसा भी नहीं था। और आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीतिक में ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों को सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है, कारण सहित आपको आंसर लिख देना है। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, यह जो है आपका जो है 5 अंक दिलाने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो एक अच्छे लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार से देना है, उत्तर देना है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जहां शक्ति का स्रोत जनता है, सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है और वह जनता की भलाई के लिए ही कार्य करती है। एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला लिखेंगे, लोगों द्वारा चुने हुए सदस्य ही देश की शासन की बागडोर संभालते हैं और बहुत सारे, यहाँ पे लिखें, और सारे प्रमुख फैसले जो है स्वयं करते हैं। दूसरा लिखेंगे, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों में बदलाव कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार के नियमों का अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। चौथा लिखेंगे कि चुनाव द्वारा चुनी हुई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम करती है। इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उदाहरण देकर व्याख्या करें। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देंगे। सबसे पहले समझेंगे प्रचंड बेरोजगारी को। लिखेंगे कि जब एक विशेष कार्य करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उनकी पूरी रोटी नहीं चलती। ऐसे में वह जिस बेरोजगारी का शिकार होता है उसे अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। या आसान भाषा में आप कहें तो अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी यह है कि आप शिक्षित होते हुए भी आपके पास काम नहीं है और वह काम के अलावा अपनी पेट भत्ता पर जो है काम करती है। ऐसी बेरोजगारी पर हम लोग प्रचंड बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पैराग्राफ चेंज करते हुए इसके उदाहरण सहित आपको जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को उदाहरण देकर आपको बताना है। तो पैराग्राफ चेंज करते हुए आपको लिखना है कि प्रचंड बेरोजगारी आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि वहां बहुत से परिवारों के पास छोटे खेत होते हैं परंतु उन पर परिवार के सारे सदस्य काम करते हैं। जहां 2 व्यक्ति खेती के काम को पूरा कर सकते हैं वहां 5 सदस्य लगे हुए हैं परंतु सभी के लिए वहां पूरा काम नहीं हो तो ऐसे परिवार के 2 या 3 सदस्य यदि कोई और काम कर ले, जैसे कि कारखानों में काम कर ले, तो खेती के कार्य को फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला हो गया। और पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। वहां भी मजदूर हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो अब यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे कि वहाँ की जो मजदूरें हैं, ठीक है, वहाँ की मजदूरें हो गया, पेंटर हो गया, प्लम्बर हो गए आदि जितने भी हैं वे सभी जो है रोजगारों को जो है महीने में
केवल जो है 10 से 15 दिन ही काम मिलता है, बाकी दिन जो है वह बेकार रहते हैं। इस बेरोजगारी को भी हम परसेंट बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मिस्टेक टाइपिंग हुआ है तो इसको जो है आप यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ भी मजदूर, यहाँ पे मजदूर हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पेंटर, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पेंटर हो गया, या यहाँ पे कारखाने का प्रयोग करने वाला यहाँ पे लिख सकते हैं, या कामकाज करने वाला कार्यकर्ताएं, इस प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए और कॉपी में इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दिया है 48 नंबर कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों को भी रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। तो देखिए इसका आंसर देंगे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र को रोजगार परिस्थितियों की तुलना, जो कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि संगठित क्षेत्र में जबकि विशेष नियमों का पालन होता है जिसके कारण श्रमिकों के हितों की रक्षा हो जाती है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसे किन्हीं विशेष कानूनों का पालन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को उचित वेतन और वह भी ठीक समय पर मिल जाता है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसा कम ही होता है। तीसरा लिखेंगे संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की नौकरी पर आय पक्की होती है। ठीक है, आय जो है पक्की होती है और संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चौथा लिखेंगे कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सरकारी नियमों के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त भविष्य निधि, चिकित्सा की सुविधा, यानी कि जो आप रिटायरमेंट होता है उसका वेतन, ठीक है, अन्य भत्ते तथा वेतन सहित छुट्टियां मिल जाती है। वही प्रायः असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दूसरा चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि संगठित क्षेत्र में रिटायर होने के बाद पेंशन आदि मिल जाती है, वही असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो है संगठित और असंगठित में जो है आपको व्याख्या कर देनी है, आपको जो है तुलना बता देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 49 नंबर है। लिखा है कि क्या कारण है कि कुछ बैंक कुछ कर्जदारों को जो है कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो कुछ बैंक है वो कर्जदारों को बैंक कर्ज क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो इसका कारण इस प्रकार से आपको लिख देना है कि कई बार बैंक के कुछ कर्जदारों, यहाँ पे लिखेंगे कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके मुख्य कारण निम्न है। पहला लिखेंगे कि कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा लिखेंगे कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते। तीसरा लिखेंगे कुछ लोग कर्ज के बदले में भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋणाधार उपलब्ध नहीं करा सकते। चौथा लिखेंगे कुछ लोग गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते हैं जो कर्ज ना देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है 4 पॉइंट में आपको आंसर लिखना है। अगला सवाल आपका 50वां नंबर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह समझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीज़ों का आदान प्रदान चीज़ों से होता है और उसमें मुद्रा के प्रयोग को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ऐसा करना कितना कठिन है यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है। पहले तो उसे जूता खोजना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ गेहूं बेचना चाहता है। इस तरह या इस प्रकार इस लेन देन में संयोग की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरे वह गेहूं बेचने के लिए तैयार हो, परंतु मुद्रा के प्रयोग में जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर जो है मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस मुद्रा से वह चाहे जहां से जो है गेहूं खरीद सकता है, यानी कि वह चाहे जहां से भी गेहूं खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होती, वह अपने आप हल हो जाती है। इस प्रकार से हमने जो है आपका आंसर इसको बताया है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, ये 100% आने वाला है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए और इससे रिलेटेड आपका वहाँ पे जो है उल्टा का जो है सवाल दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आपको यही आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है।
यह जरूरी क्यों है? तो देखिए इसका आंसर देना है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों की आर्थिक गतिविधियों पर निम्न तरीके से नजर रखता है। पहला लिखेंगे कि हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात पर ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक यानी प्रत्येक जो है बैंक ने अब वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना है कि रिजर्व बैंक इस बात पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही तो ऋण नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे छोटे किसानों, छोटे उद्योग चलाने वालों और छोटे ऋण प्राप्त करने वालों को भी ऋण दे ताकि जन साधारण का कल्याण हो सके। ये हो गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि वह किन किन को कर्ज दे रहे हैं और यह कि ब्याज की दर जो है किसी से अन्याय ना हो सके, कोई ठिकाना या ठका ना जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई ठका ना जाए, तो आपको यहाँ पे ठका ना जाए, तो ये हो जाएगा ठीक, कोई ठका ना जाए। इस पर जो है निरंतर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कुछ बैंकों पर जो है नजर रखती है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं। अगला सवाल है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार से जो है मध्यस्थता प्रदान करती है? तो इसका उत्तर देना है कि साधारणतः दो प्रकार के लोग बैंक जाते हैं, एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है और दूसरे वे जिन्हें धन की जरूरत होती है। बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच मध्यस्थता यानी कि यहाँ पे जो है मध्यस्थता का जो है प्रदान करता है। जिनके पास अतिरिक्त धन होता है ऐसे जमाकर्ताओं को बैंक और सुध देती है। बैंक और जो है यहाँ पे क्या है, बैंक कर जो है कर सुध देती है, यहाँ पे बैंक कर सुध देती है और जिन्हें धन की जरूरत होती है उनके बैंक सुध प्राप्त करती है। कर्ज लेने वालों से बैंक सुध की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? बैंक सुध की ऊंचाई है वो ऊंचाई कर देते हैं, यानी कि जो कर्ज लेते हैं ना उसका जो है बैंक जो है जो शुद्ध होता है उस वो ऊंचाई कर देते हैं, जबकि जमा जो करता होता है उसकी जो शुद्धि है वो जो है कम दर रखता है। क्या होता है? कम दर देते हैं और इस प्रकार उसके पास जो धन बच जाता है, धन जो है बच जाता है, वे अपने काम चलाते हैं और बैंकों की मध्यस्थता से सब वर्गों का कल्याण होता है, साथ में बैंकों का भी जो है कल्याण होता है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आप लोग जो है कॉपी में लिखकर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि मुद्रा में प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में जो है सहूलियत कैसे आती है? तो इसका आंसर इस प्रकार देंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां वस्तुएं मुद्रा के प्रयोग के बिना सीधे आदान प्रदान की जा सकती है वहां आवश्यकताओं का दोहरा, ठीक है, वहां दोहरा संयोग एक आवश्यक शर्त होती है। विनिमय के एक माध्यम के रूप में मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग आवश्यकता और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करता है। इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय सहूलियत आती है, ठीक है, वस्तु विनिमय में क्या होती है? सहूलियत आती है। इसको आप लोग जो है रख लीजिए, ये 3 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रायः जो है विश्व में ऐसे स्थानों को तलाश करती है जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। अगला लिखना है कि विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी वृद्धि हुई है। तो चौथा लिखेंगे कि विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। चौथा लिखेंगे इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंधों को तेजी से बढ़ा रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों का भी तेजी से एकीकरण हो रहा है। अतः कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने जो है इस वीडियो में मैंने आपको जो है आपको टोटल जो है पूरे सोशल साइंस का टोटल 54 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इसी में से मात्र आपका 19 क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें मात्र आपको जो है 13 सवालों का ही जवाब देना है। तो दोस्तों इसको जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा।
इसको आप पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपका जो है 19 क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में भिड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।